बात करने वाले हैं G20 के बारे में। ठीक है, G20 जो कि बेसिकली बोला जाता है कि ग्रुप ऑफ 20, हालांकि इसमें अब कई सारे मेंबर्स बढ़ चुके हैं। अच्छा भैया, आपने पुरानी इमेज लगा रखी है कि भैया जब इंडिया ने होस्ट की थी 2023 की G20 समिट, तो क्या वो अभी भी इंपॉर्टेंट है? हाँ बॉस, वो अभी भी 2025 में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखती है, क्योंकि उसके इंप्लीकेशंस आपको अभी तक देखने को मिलेंगे, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस, इससे हम बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी बेसिक्स की भैया बनी क्यों थी, आशियान टाइगर क्या है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि G20 में 2 ट्रैक होते हैं, जिसका पहले का नाम होता है कि भैया शेरपा ट्रैक क्या है। ठीक है, इसके साथ आपका फाइनेंस ट्रैक क्या होता है। आपने कई बार सुन रखा होगा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर साहब या फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो सारे जाते हैं इस ट्रैक्स में। तो क्या है इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों ये होते हैं, G20 बनाई क्यों? सबसे बड़ी बात इसमें भैया आप देखोगे कि मल्टीपल राइवलरी कंट्रीज साथ में है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, दोनों G20 का पार्ट है। मतलब इतनी बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता हूं मैं इसको। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस में बहुत सारे वर्ड निकल के आते हैं, जैसे कि ट्रायो का भैया क्या चीज है। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें देखने वाले हैं। ठीक है, हालांकि अगर मैं आपको कुछ बेसिक्स बता दूं जो कि 2023 की चीजों से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 2023 में जो मेजर आउटकम निकल के आए थे, डेट इज कि भैया अफ्रीकन यूनियन का हमने क्या कराया था, अफ्रीकन यूनियन का हमने इंटीग्रेशन कराया था। मतलब अफ्रीकन यूनियन भी एक मेंबर बन गया था किसका, G20 का। अभी कितने मेंबर हैं सारी चीजें बताऊंगा, लोगों को इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको ये थीम याद रख लेनी है कि जब हमने होस्ट किया था तो इसकी थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। इसके साथ हमने बहुत सारी चीजें बात की थी, जैसे कि लाइफ इनिशिएटिव के बारे में, तो वो सारी चीजें मैं आगे लेके आया हूँ। ठीक है, अच्छा भैया 2024 की कहाँ होस्ट हो गई थी, 2025 की कहाँ होस्ट होगी? तो देखो 2024 की आपकी हुई थी ब्राजील में, रियो डे जेनेरियो में। इसके भी 2 आउटकम जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स उसको भूल जाते हैं। ठीक है, सो जो 2024 के जो आपके 2 मेजर आउटकम निकल के आते हैं, दैट इज फर्स्ट वन ये था कि भैया जो इंडिया एंड चाइना की जो कि डिसएंगेजमेंट की बात थी, ठीक है, तो वहां पे वो एक बहुत तेजी से निकल के आई थी, ये इंडिया एंड चाइना लिखा है। ठीक है, एंड जो दूसरा बोल सकते हैं कि जो मेजर आउटकम था वो ये था कि भैया इंटरनेशनल हंगर अलायंस IHA की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इंटरनेशनल हंगर अलायंस। अच्छा, इसकी लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। G20 ऑलवेज एक फेवरेट टॉपिक होता ही है आपके SSB में, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बेसिक कि भैया G20 पहली बात है क्या। पहले तो आप थोड़ा यही बता देते G20 की बात करते हैं। सो द G20 समिट इज एन इंटरगवर्नमेंटल फोरम फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट करके रखेंगे, क्योंकि भैया G20 का मेजर जब फॉर्म हुई थी वो इसी वजह से हुई थी कि जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रहे थे। हालांकि आज की स्लाइड में मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, जैसे अभी आपको बताना चाहिए कि अभी मूवी आ रखी है लकी भास्कर करके, 1992 का वो स्कैम जहां पे स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहे थे, इमरजेंसी लगी थी, तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, that shapes and strengthen global economic architecture and related governance, although the initial focus of the group of 20 was primarily on the global macroeconomic issues। इनिशियली जब ये बना था, जब ये G20 बना था, तो नो डाउट इसका एक ही मेन फोकस था कि हमें भैया मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब जितने भी इकोनॉमी से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हमें हाईलाइट करना होगा, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करानी होगी इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बट ऐसा होता नहीं है। विच वर द रीजन फॉर दी इट्स जेनेसिस, जो कि इसमें लिखा गया कि ये सारे रीजंस थे इसके जेनेसिस के लिए, जेनेसिस मतलब उत्पत्ति के लिए। ठीक है, इट्स एजेंडा हैज बीन ब्रॉडन, उसके बाद लेकिन जो इसके एजेंडा था, जो इसका मेन मोटिव था, वो ब्रॉडन कर दिया गया, मतलब अब वो डाइवर्सिफाई हो गया है टू कवर कंसर्न्स। बहुत सारे कंसर्न्स इसमें आ जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला ना कि एक कोई भी ग्रुप है वो एक चीज तक लिमिटेड नहीं रहती, आफ्टर अ टाइम वो कई सारी चीजों में डिवाइडेड हो जाती है। जैसे कि अब जो G20 है वो आपकी ट्रेड पे बात करती है, आपकी क्लाइमेट इश्यूज पे बात करती है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बात करती है, जहां पे हमने लाइफ इनिशिएटिव के बारे में बात की थी, हेल्थ पे, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, एंटी करप्शन एंड सो ऑन। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप रख सकते हो ये डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा वर्क करती है। इसी के साथ आपके जितने भी साइबर वॉरफेयर जैसी चीजें हो रही हैं वो सारी चीजों पे भी ये बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। ठीक है, इवन एजुकेशन का भी अब तो पोर्शन जुट रखा है इन दी G20। आगे बात करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था भैया, G20 का बेसिक बैकग्राउंड क्या था। तो देखो ये ईयर चल रही थी आपकी 1997 1998, जहां पे आपका एशियन टाइगर जो कि कंट्रीज ऑफ ईस्ट एंड दी साउथ ईस्ट एशियन था। भैया समझ में नहीं आया कुछ भी, डोंट वरी, दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आप समझो कि भैया एशियन टाइगर क्या है। एशियन टाइगर यार एक ग्रुपिंग हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें आपकी 4 कंट्रीज हुआ करती थी, जो आपके ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशियन, जो कि आपको यहां पे देखने को मिल रही है, कुछ ऐसी ग्रुपिंग हुआ करती थी आशियान टाइगर्स। ठीक है, एशियन टाइगर्स। बेसिकली ये एक ऑपरेशन बनी थी उस टाइम पे, जो कि इसका मेन मोटिव था कि भैया हमें फाइनेंशियल जितने भी हम ज्यादा अनस्टेबल हो रहे हैं उसको हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करानी है। ठीक है, मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेबल होना है, फाइनेंशियली स्टेबल होना है। लेटर ऑन आपको ये ईयर भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1997 एंड 1998। क्यों? क्योंकि आपको बताना चाहिए ये जो मूवी आई थी हर्षद मेहता का जो पूरा केस देखने को मिलता है वो आपको 1992 में देखने को मिलता है।
वहीं पे जो लकी भास्कर साहब जो कि एक मतलब मूवी बनाई गई है, ठीक है, तो ये भी 1992 के ही उसी इरा की मूवी बनाई गई है, ठीक है, मतलब उसी इरा को हाईलाइट करते हुए। अगर आपने इन दोनों में से कोई भी एक मूवी देख रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में उस टाइम पे जो आपका स्टॉक मार्केट है, जहां पे आप देखते हो आप BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि जो कोई स्टॉक से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं उनको ये काफी अच्छी चीजें पता होती हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो BSE की बात की जा रही थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस टाइम पे भैया क्या होता था कि शेयर्स की रिगिंग की जाती थी बाय दी हर्षद मेहता क्या करते थे, शेयर्स की रिगिंग करते थे। अब आपको शेयर्स की रेटिंग आप तभी कर सकते हो जब आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, जिसमें इनको बोला जाता था कि बुल की तरफ से ये लड़ते हैं, बुल मतलब जो कि ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। उस लेवल पे होता क्या था कि भैया शेयर्स की रेगिंग करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए। उस पैसे को ये क्या करते थे, बैंक से लेते थे, बैंक रिसीट करके होती थी, जिसको हम BR बोलते हैं। पहले के टाइम पे बैंक रिसीट होती थी, ठीक है। अब समझा ही रहा हूं तो थोड़ा समझा देता हूं। जब सपोज करो बॉस, A है, B है एंड C है, 3 लोग हैं। A भी क्या है, एक बैंक है, ठीक है, A क्या है, एक बैंक है, C भी क्या है, एक बैंक है, ठीक है, दोनों क्या है, ये बैंक है। अब बैंक अगर बैंक से लोन लेना चाहती है तो कभी भी बैंक से डायरेक्ट लोन नहीं ले सकती ड्यू टू द RBI गाइडलाइंस, ठीक है। इसलिए होता क्या था कि ए बैंक है, जो ए बैंक क्या करेगी, कुछ अपना जितना भी अमाउंट देना है वो उसको ट्रांसफर कर देगी किसी बी शख्स के आदमी को कर देगी। अच्छा भैया ठीक है, फिर जो बी शख्स का आदमी है वो भैया कर देगा C शख्स के आदमी को। इससे भैया बी को क्या फायदा होता था, बी को कुछ इस पूरे अमाउंट का जो भी यहां से यहां तक ट्रांसफर हुआ उसका कुछ रिटर्न मिल जाता था। एंड क्योंकि ये प्रोसेस किसी एक पर्सन के थ्रू होती थी, ये कोई बैंक नहीं है, इस वजह से ये फास्ट प्रोसेस होती थी। इस वजह से यहाँ पे आता था BRs का खेल, बैंक रिसीट्स का खेल। हालांकि लेटर ऑन RBI वगैरह पकड़ लेती है। तो उस टाइम पे मेजरली होता क्या है, हम अपने वरना टॉपिक से भटक जाएंगे। तो बेसिकली उस टाइम पे क्या होता था कि भैया इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलते हैं उस टाइम पे। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह वगैरह, मतलब जो इतना भी स्टॉक मार्केट था वो एकदम से क्रैश करता है, जिस कारण पूरी की पूरी इकोनॉमी गिरने को आ जाती है। सो विच कॉज्ड इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन द 1999। इसी कारण जो आपका G20 है उसकी भैया एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलती है आपको 1999 में। इट वर्कड फर्स्ट एज अ फोरम फॉर द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड द फाइनेंस मिनिस्टर। इनिशियली लेवल पे जब मैंने आपको बताया था कि इनिशियल लेवल पे इसका मेन मोटिव क्या था कि सिर्फ हमें इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें देखनी है, मतलब कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ जितनी भी सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते थे, जैसे RBI हमारे यहाँ के गवर्नर, और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह होते थे, इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में एक प्रॉपर मीटिंग अरेंज की जाती थी, ठीक है, ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। किस लिए करते थे, ग्लोबल इकोनॉमिक क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं एंड जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कैसे लाई जा सकती है, ठीक है। अब आपको बताना चाहिए कि भैया शेयर मार्केट का हमेशा किसी एक कंट्री पे नहीं, पूरी की पूरी सारी कंट्रीज पे इफेक्ट पड़ता है। एंड सारी कंट्रीज के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है वो सिर्फ मनी का होता है ना। तो कभी भी अगर फाइनेंशियल अनस्टेबल कोई कॉन्टिनेंट होता था तो वो सब जगह आपको देखने को मिलता था। लेटर ऑन होता क्या है, इसका एक एलिवेशन देखने को मिलता है। एलिवेशन मतलब एक बढ़ करके एक चीज देखने को मिलती है। जैसे आज की G20 में हम क्या देखते हैं कि आज की G20 में तो ये हमारे मोदी साहब भी जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें कैसे निकलेंगे, तो होता क्या है, आफ्टर द ईयर ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जहां पे आपके 2008 में भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे ऑल ओवर इन दी वर्ल्ड, it was upgraded to the levels of the head of the state or government, where it became clear that crisis coordination would be possible only at the highest political level। अब भैया ये क्या कहना चाह रहा है, मेन मकसद बस यही था कि हमें क्या करना है, हमें करना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अच्छा भैया ठीक है, फाइनेंशियल मतलब स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब लेकिन भैया भी आपने बताते कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह है वो सारे लोग मिलते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है भैया, फाइनेंस मिनिस्टर, गवर्नर्स वगैरह, ये सारे इंटरनेशनल फॉरम्स वगैरह ये सारे मिलते थे। बट दिक्कत ये है कि भैया ये किसके अंदर काम करते हैं। अब जैसे इंडिया की बात करूं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही कोई बंदा बैठता है। लेकिन जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं डिसीजंस वगैरह हैं वो आपके हेड लेते हैं, जो कि होते हैं क्या, प्राइम मिनिस्टर। अब क्या बोला गया, अब बोला गया क्यों यार ऐसा करना पड़ेगा बेसिकली हमें, क्योंकि हमें 2008 में दोबारा से हमको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला। तो बेसिक हमने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम स्टेट्स के हेड को लेके आ पाए, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, जितनी भी कंट्रीज के गवर्नमेंट हैं, जो भी G20 के मेंबर हैं, उन सबको साथ में लेके आओ। उन सबको साथ में लेके आएंगे तो सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ मिल पाएंगी, बैठ के बातचीत कर पाएंगी, अपने अपने लेवल समझा पाएंगे कि भैया हमें कैसे काम करना है, आपको कैसे काम करना है, जिससे हमारे दोनों के रिलेशन भी अच्छे रहे और जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है उसको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए। क्योंकि जिसको भाई रूल्स बनाने हैं, अगर आप उसी को अपने साइड में कर लो तो डोंट यू थिंक कि आपके जो भी आपके फेवर में रूल्स बनने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ बोला गया यहाँ पे भी। तो इसी वजह से इसको हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल तक ले जाने के लिए इसको एक अपग्रेडेशन किया गया।
जिसका नाम रखा गया था एलिवेशन टू द लीडर्स लेवल, जिसको बाद में हम जाके देखेंगे कि इसको शेरपा ट्रैक करके बोला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 2009 क्या होता है? इन 2009 इट वाज डिक्लेयर्ड एज द प्रीमियम फोरम फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2009 में इसको प्रीमियम फोरम बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? लेट मी हाईलाइट दिस, है ना, इसको बोल दिया जाता है कि भैया ये क्या होगी? प्रीमियम फोरम हो गई, मतलब एक बड़ी फोरम होगी फॉर द इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंटरनेशनल से रिलेटेड जितनी भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें देखनी है तो G20 इज वन ऑफ द मेजर कोऑपरेशन ओवर देयर। ठीक है, आगे क्या बोला गया? एक और पॉइंट आगे नहीं मेंशन है तो उसको भी देख लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। So the G20 leaders have met on a regular basis since then। उसके बाद सारे जितने भी G20 मेंबर्स थे वो सारे रेगुलर बेसिस पे मिलना स्टार्ट होते हैं। And the G20 has emerged as the leading platform for the global economic cooperation। उसके बाद G20 एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म निकल के आया फॉर दी कॉपरेशन करने के लिए, जितने भी आपके मतलब कॉपरेशन करने के लिए, जिससे सारी चीजें अच्छी रहे। तो उस टाइम पे क्या आता है? G20 वन ऑफ द ग्रोइंग ग्रुप निकल के आता है वहां से। ठीक है, लीडिंग ग्रुप निकल के आता है। आगे बात करते हैं। अब भैया अभी जो एक बहुत ज्यादा मेन इशू होता है कि भैया अभी एग्जैक्टली G20 में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, कितनी कंट्रीज से पता ही नहीं पड़ पाता भैया। तो देखो बात करते हैं G20 में, अभी बता देता हूं। देखो बॉस, इसका G20 से नाम अभी तक बदला नहीं गया, G20 ही है। G20 में आपकी 19 टोटल कंट्रीज आती हैं। ठीक है, 19 टोटल, मतलब टोटल नहीं, 19 कंट्रीज प्लस इसमें दो यूनियन आते हैं। पहला आपका है अफ्रीकन यूनियन जो कि 2023 में हमारे द्वारा ऐड कराया गया, एंड सेकंड वन आता है जो आपका यूरोपियन यूनियन। ठीक है, सो दीज ऑल दी मतलब G20 जो है उसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस अफ्रीकन यूनियन प्लस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब भैया कौन कौन सी वो 19 कंट्रीज है, क्या आप उनके भी नाम बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा बॉस। सबसे पहला जाता है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील, कनाडा, ठीक है, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, इवन देखो रशिया, यूएसए, सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व है। सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए एंड द अफ्रीकन यूनियन। क्योंकि ये छोटा सा पुराना आर्टिकल है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा लेंगे? हम यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन को भी लिख देंगे। ठीक है, आपका अफ्रीकन यूनियन भी नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस, नाउ एज अ फुल फ्लेज्ड पार्ट ऑफ दिस G20 समिट। ठीक है, दीज मेंबर्स अकाउंट्स फॉर, अब देखो ये बहुत ज्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो अपना जो भी GDF लेक्चर देने वाले हो इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो। These members accounts for around 85% of the world GDP। वर्ल्ड GDP का 85% ये काउंट करते हैं। 75% ऑफ द टोटल इंटरनेशनल ट्रेड, 75% जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, एंड 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, अ टोटल ऑफ 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन का ये होल्ड करते हैं, इसीलिए G20 की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आगे, in addition to these member countries, the G20 each year invites guest countries and international organizations such as United Nations, World Bank, IMF, OSED, ASEAN to participate in its meeting। भैया ये सारी कॉपरेशन क्या है ये नहीं बताओगे क्या? डोंट वरी यार, एक एक करके मैंने बोला ना सारी कॉपरेशन बताऊंगा तो इन पे रिलेटेड भी सेपरेट वीडियोस आएंगी, तो उस पर हम ये छोटा सा पॉइंट कवर कर लेंगे, है ना। बाकी आपको अभी तक याद रखना है जैसे वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड बैंक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आसियान नेशंस है ना। तो ये सारे जितने भी कंट्रीज है उन सबको भी, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी कंट्रीज है, क्योंकि देखो इकोनॉमी के टर्म्स में भाई हर एक कंट्री अपना अपना रोल प्ले कर रही है ना। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप गाइडलाइंस बनाने वाले हो सारी कंट्रीज उससे फेमिलियर रहें और वो सारी कंट्रीज के इंटरेस्ट में भी रहे, तब जाके तो आप एक ग्रेटर इंपैक्ट क्रिएट कर पाओगे ना। सो फॉर द सेम पर्पस इन सबको इन्वाइट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अभी ये देखो एक छोटा सा मैंने मैप लगाया है जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। जैसे यहाँ पे कनाडा, यूएसए, ठीक है, मैक्सिको, यूके, आपका जर्मनी, फ्रांस, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, इटली, है ना, साउथ अफ्रीका, सब कुछ देखने को मिलेगा मतलब आपको, है ना। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यहाँ पे आपका साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पे इंडोनेशिया हो गया ये आपका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज जो मैं भी जस्ट मैंने पहले बताई। ठीक है, यहाँ पे आप अफ्रीकन यूनियन भी आप ऐड कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब भैया स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, कैसे ये सारी चीजें मीटिंग होस्ट की जाती है। तो सबसे पहले देखो बॉस G20 जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी एक ग्रुपिंग बन चुकी है जो कि नेक्स्ट लेवल ले जाते हुए प्रीमियम फोरम बनाई दी जाती है, जहां पे 2008 में ये डिसाइड किया जाता है कि अब हेड्स वगैरह भी आएंगे ऑफ द कंट्री। मतलब 2008 के क्राइसिस के बाद 2009 में डिसाइड किया जाता है। तो अब जब भी कभी हेड्स की मीटिंग होती है तो उस मीटिंग को हम टर्म करते हैं एज अ सेपरेट ट्रैक। ठीक है, उस मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? सेपरेट ट्रैक के नाम से जानते हैं। एंड सेकंड वन, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर या फिर किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, गवर्नर्स वगैरह आते हैं कंट्रीज के, और आपके मतलब जितने भी छोटे लेवल के बोल सकते हैं, छोटे लेवल तो नहीं, एक बड़ा अच्छा ऑर्डर रखने वाले, लेकिन जो हेड्स नहीं होते कंट्री के, वो मिनिस्टर्स अगर आते हैं तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंस ट्रैक। मतलब वहां पे आपकी
रिलेटेड टू फाइनेंस बातें होने वाली हैं, सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड। वहीं पे अगर आप देखो तो सेपरेट ट्रैक में आपकी सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड नहीं, आपकी मल्टीपल टॉपिक्स पे बात होती है, जैसा कि अभी जस्ट मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि भैया पहले जो ट्रैकिंग मतलब जो बोल सकते हैं पहले जो G20 का सिर्फ मेन मोटिव इकोनॉमी रिलेटेड था, उसने अपने एजेंडा को डाइवर्सिफाई किया, उसके बाद उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रेड, कॉर्पोरेशन, साइबर क्राइम, एजुकेशन, बहुत सारी चीजें, ठीक है। So the G20 operates on the basis of the annual meeting of the finance minister, annual meeting होती है फाइनेंस मिनिस्टर्स की, एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की होती है, विद अ लीडर्स समिट हेल्ड, विद अ लीडर समिट, लीडर की भी समिट होती है, इसको मैं दूसरे पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, लीडर्स समिट, ये तो ग्रीन सा हो गया यार, है ना बॉस, स्काई ब्लू के ऊपर अगर आप येलो कर देते हो तो दिस क्रिएट अ ग्रीन कलर, ठीक है, हेल्ड वंस अ ईयर, ठीक है, तो साल में एक बार होती है एक। आगे देखते हैं, अब भैया सरपैट ट्रैक क्या है वो भी समझ लेते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस भी लिख रखे हैं। सो द G20 कंसिस्ट ऑफ द टू पैरेलल ट्रैक्स कॉल्ड द फाइनेंस ट्रैक एंड द सरपा ट्रैक। सरपा ट्रैक की बात करें तो द सरपास ऑफ द मेंबर कंट्रीज आर द पर्सनल इमेजरीज ऑफ द लीडर्स, मतलब जो लीडर्स होते हैं उस कंट्री के, जितने भी बड़े लेवल की जो भी हाई प्रोफाइल हेड्स होते हैं ऑफ दैट कंट्री, लीडर्स होते हैं जो कि उनको बुलाया जाता है, तो उसको हम सरपा ट्रैक बोलते हैं। अब मैंने आपको बोला क्योंकि सरपा ट्रैक है, बड़ा ट्रैक है, तो यहाँ पे सिर्फ हम फाइनेंस रिलेटेड बातें करेंगे नहीं, इसमें डाइवर्सिफाई कर दिया जाएगा इसको, तो डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है उसको। एंड दे कंसंट्रेट ऑन सोशियो इकोनॉमिक इशूज सच एज एग्रीकल्चर, एंटी करप्शंस, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, टूरिज्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं सारे कवर्ड है ना। आगे देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, दे ओवरसी ऑल द नेगोशिएशंस ओवर द ईयर, इसके साथ ही क्या करते हैं, ये ओवरसी करते हैं सारे के सारे नेगोशिएशंस, क्योंकि जो भी नेगोशिएशंस हो सकते हैं एट अ रेस्पेक्टिव, मतलब एट अ रेस्पेक्टिव हार्मनी रखते हुए, पीस रखते हुए दूसरी कंट्रीज की, कि भैया उनको भी ऐसा कोई हार्म ना हो, तो वो सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे देखते हैं, डिस्कस द एजेंडा फॉर द समिट एंड कोऑर्डिनेट एंड सब्सटेंटिव वर्क ऑफ द G20, जिससे G20 की जो भी वर्किंग वगैरह है वो अच्छे से होती रहे, ठीक है। सो ये सारी चीजें बात की जाती है ना सरपा ट्रैक। अब सेकंड आ जाता है आपका फाइनेंस ट्रैक। भैया फाइनेंस ट्रैक क्या है, तो एज द नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि भैया फाइनेंस रिलेटेड बातें होने वाली है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, किसके द्वारा हेड की जाती है, आपके जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं तो उनके द्वारा हेड की जाती है। एज इसी के साथ साथ आपके जितने भी सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कौन है सेंट्रल बैंक, RBI, तो उसके गवर्नर हो गया। Who generally meets 4 times a year, इनकी मीटिंग जो होती है वो ईयरली बेसिस पे नहीं होती, इनकी मीटिंग होती है हर जैसे आपने सुन रखा होगा कि भैया एक जो टर्म होता है, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि भैया हमारे जो फर्स्ट क्वार्टर की, जैसे इंडिया की GDP या फिर जो भी हम देखते हैं इंडिया के जैसे बजट वगैरह होता है, बजट के बाद जितनी भी हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो हम क्वार्टर वाइज देखते हैं, ईयरली वाइज भी देखते हैं। तो हम देखते हैं कि भी हमारी Q1 में कितनी निकल के आई, Q2 में कितनी निकल के आई, Q3 में कितनी निकल के आई, Q4 में कितनी निकल के आई, 4 मंथ के सारे होते हैं। तो इसी तरीके से आपकी जो कंप्लीट होती है वो 4 टाइम्स आपकी G20 की फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग होस्ट की जाती है, ठीक है। with 2 meetings being held on the sidelines of the World Bank International Monetary Funds meeting, इसी के साथ जितनी 2 मीटिंग होती है वो आपके IMF है ना, एंड इसी के साथ आपका जो वर्ल्ड बैंक वगैरह होगा तो उनके बेसिस पे भी होती है, मतलब वहां पे उनके रिप्रेजेंटेटिव भी आते हैं, ठीक है। आगे देखो फोकस आइडियाज क्या होता है, मतलब किस चीजों पे मोन फोकस होता है, तो फिजिकल एंड द मॉनेटरी पॉलिसीज इशूज सच एज द ग्लोबल इकोनॉमी, सारी फाइनेंशियल रिलेटेड ही होने वाली है कि भैया पैसा कितना आ रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई कंट्रीज के बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, वो सारी चीजें, मतलब ऐसे कहीं जहां पे इकोनॉमी हार्म हो पाए। इसी के साथ इकोनॉमी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया, फाइनेंशियल रेगुलेशंस कैसे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड बात की जाती है। अब G20 में आपको एक और नया वर्ड सुनने को मिलेगा, डेट इज टर्म्ड एज ट्रायोका। ट्रायोका क्या होता है बेसिकली, तो ट्रायोका एक बहुत ही बेसिक सा वर्ड है। जैसे मैं बोलूं अभी जैसे ये चल रही है आपका 2025, तो बॉस ट्रायो का एक वर्ड होता है जिसमें आपको मतलब ट्रायो का सम ऑफ 3, इतना तो आप समझ गए होंगे ना कि ट्रायो का जैसे 3 से रिलेट कर पा रहा है ट्राई से, तो सम ऑफ 3। अब जैसे एक बात बोलूं तो 2024, 2025 एंड 2026, मतलब जो भी ईयर चल रहा है उसके एक आगे वाला उसके एक पीछे वाला। अब 2024 में जिसने किसने मीटिंग होस्ट की थी, आपके ब्राजील ने, ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में कंप्लीट मीटिंग होस्ट की गई थी। 2025 की अभी बताने वाला था, वैसे मैं आगे बता देता हूं, साउथ अफ्रीका इसकी होस्ट करने वाला है। 2026 आप बताओगे। तो जो भी कंट्री अभी मीटिंग होस्ट कर रही है उसके जस्ट एक पहले वाली एंड उसके बाद वाली, इन तीनों कंट्रीज के कलेक्टिवली हम बोलते हैं इन तीनों कंट्रीज को मिला के ट्रायो का, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि भैया ऐसा ही है कि आपने गलत बता दिया है
है ना, लगता है कुछ कुछ लोगों को भैया ने गलत बता दिया। चलो देखते हैं। द G20 डज नॉट हैव अ कैरेक्टर्स और द सेक्रेटरीट, द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय अ ट्रोइका। G20 के पास ऐसा कोई भी सेक्रेटरीट वगैरह नहीं है, कोई भी हेड वगैरह नहीं है, तो इस वजह से जितनी भी प्रेसिडेंसी है वो ट्रायोका एक बेसिक आइडियोलॉजी के बेसिस पे चलती है, विच इंक्लूड्स द प्रीवियस, जो कि एक प्रीवियस, विच इंक्लूड क्या, एक प्रीवियस, करंट एंड आपका इनकमिंग प्रेसिडेंसीज, जो भी इनकमिंग प्रेसिडेंसी है उन तीनों को इंक्लूड करती है। द G20 प्रेसिडेंसी होस्ट द समिट एंड द डायरेक्ट्स द एजेंडा फॉर अ कैलेंडर ईयर। इसके साथ ही जितने भी एजेंडास वगैरह होते हैं वो सारी पूरे के पूरे साल के लिए क्लियरली होते हैं कि पहले किसने होस्ट की, अब कौन होस्ट करने वाला है ना, आगे कौन होस्ट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया सिग्निफिकेंस क्या है हमारी G20 की। तो G20 की मेजरली 6 सिग्निफिकेंस मैंने निकाल रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल बैलेंस ऑफ द पावर, क्योंकि भैया G20 मैंने आपको इनिशियली बताया कि दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहां पे इतने सारे मेंबर्स, इतनी सारी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, वर्ल्ड फोरम्स के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। तो इसीलिए द G20 प्रमोट्स अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर अमंग डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करती हैं देन द अर्लियर फॉर्म्ड ब्लॉक्स सच एस G7 एंड P5। इसमें ऐसा नहीं है कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन हो। G7 को आप देखो तो बड़े बड़े नेशंस थे, P5 को भी देखो तो अभी भी वॉस है, बोला जाता है कि भैया इंडिया को इंक्लूड करो, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा। विच हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर एट द ग्लोबल लेवल, जिससे क्या होता है कि पावर बैलेंस हो पाती है एट द ग्लोबल लेवल। एंड जब भी कभी आपको पावर बैलेंस करनी होती है ग्लोबल लेवल पे तो आपको हर बंदे की सुननी पड़ती है। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रिंगिंग एडवर्सरीज ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। हम एक बेस्ट एग्जांपल है जैसे इंडिया एंड चाइना, इसमें एक प्लेटफॉर्म में एक दोनों लोग एडवर्सरीज एक प्लेटफॉर्म में आए एंड अब काफी सारी चीजें अच्छी जा रही हैं, लेकिन वो कब तक जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं, है ना। आगे देखो, द इंपॉर्टेंस ऑफ द G20 लाइज इन इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर कंट्रीज विद डिफरेंट आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ऐसी कंट्रीज जिनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल सिस्टम डिफरेंट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिफरेंट है, इसको मैं हाईलाइट करना भी चाहूंगा। ये देखो, ये मैं हाईलाइट करता हूं ना, क्यों करता हूं, क्योंकि दीज आर द कीवर्ड्स। आपको इतना तो है नहीं ना, आप पूरा पॉइंट याद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप कीवर्ड्स याद करते हो, आपने ये कीवर्ड्स को अपने लेक्चर या जीडी में बोलते हो, तो दिस विल क्रिएट अ ग्रेटर इंपैक्ट। ठीक है, आगे देखो, ऑन टू अ कॉमन प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एड्रेस ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, जिससे क्या होता है जितने भी ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनमें डिस्कस कर सकते हैं आप, एक दूसरे के इश्यूज है, एक दूसरे की जो भी स्पेस है उसमें एक बार मतलब बात कर सकते हो, एक बार, है ना, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको बात करने के लिए कि चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आगे क्या है, आगे देखें तो एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज में एक एड्रेस कर पाएंगे। अब देखो पेरिस एग्रीमेंट से तो यूएसए ने हाथ ही हटा दिया कि भैया अब नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं एक जो बड़ी फॉर्म बच रखी है वो सिर्फ आपकी G20 ही है। ठीक है, सो देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। द G20 हैज रिकॉग्नाइज्ड द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एज हैज टेकन सम इनिशिएटिव्स टू एड्रेस इट। ठीक है, सो एक क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी फॉर्म है, सारे लोग मिलकर आते हैं, तो यहाँ पे हम अच्छे से बात कर सकते हैं कि भैया कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम सही कर सकते हैं। आगे क्या है, नेटवर्किंग एंड द कोलैबोरेशन। नेटवर्किंग कोलैबोरेशन कैसे, तो हम क्या बना सकते हैं, दूसरी कंट्रीज के बीच में नेटवर्किंग क्रिएट कर सकते हैं जिसके कारण हम कोलैबोरेट कर पाए। अगर देखा जाए तो ये इंडिया एंड चाइना का ही बेस्ट एग्जांपल है। The G20 provides an opportunity for the leaders from the different countries to meet and exchange ideas, strengthening relationship and promoting collaboration on economics issues. Economic issues पे भी आप collaborate कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि भी ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन, ग्लोबली आप ग्लोबली इकोनॉमिक बेसिस पे कॉपरेट कर सकते हो। जैसे the G20 has played a critical role in the responding to the economic crisis such as 2018, जब 2018 बोल गया, सॉरी माय बैड, 2008 के जितने भी इकोनॉमिक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे उस टाइम भी G20 एक बहुत बड़ी बोल सकते हैं ग्रुपिंग निकल के आई थी। एंड इसी के साथ जो आपका यूरो जोन डेप्थ क्राइसिस आए थे, मतलब यूरोप वगैरह के रिलेटेड, तो वहां पे भी बहुत अच्छा है। एंड जो आपके कोविड-19 पेंडेमिक था तो वहां पे भी एक बहुत बड़े अहम भूमिका निभाई गई है बाय द G20 मेंबर्स। ठीक है, अब भैया इंडिया के रिलेटेड कैसे ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया के क्या क्या रोल्स हैं, इंडिया की G20 की प्रायोरिटीज क्या क्या थी, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, जिसको हम लाइफ इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। पॉइंट पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। इंडिया एम्फसाइजेस ऑन द कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज। भैया पूरे इंडिया की पूरी समिट में हमने सिर्फ 2-3 चीजों को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था, दैट इज क्लाइमेट चेंज की तरफ एक आवाज उठाओ, हंगर की तरफ एक आवाज उठाओ, कोई भी कहीं भी भूखा नहीं मरना चाहिए,
हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ग्रोथ करनी होगी, हमें विद द टाइम ऑफ द चेंजेस हमें डिजिटली चीजों को करना होगा। डिजिटल एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले सकते थे। ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करो, तो ये 4-5 कुछ पॉइंट थे। ये सिर्फ ऐसा नहीं है G20 में बोलना है भाई, ये पॉइंट आप किसी भी फॉरम में बोलो ना, सब में कहीं ना कहीं एक ग्रेटर इंपैक्ट डाल के आएंगे वो। बट लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन बनी क्यों है। जैसे मैंने बताया कि अब जैसे G20 है, G20 बेसिकली जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस थे उनको बोल सकते कि उनको हैंडल करने के लिए बनाई गई थी। वहीं पे अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड बनाई गई थी चाइना को काउंटर करने के लिए, इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी के लिए, कि वहां पे फ्री ट्रेड हो पाए, है ना। तो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि भैया कैसे चीजें हो रही हैं, मतलब एक कोई अगर फाइनेंस, एक कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्यों बनाई जा रही है। बाकी सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही होते हैं, है ना। वैसे हालांकि मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको सारी की सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बता दूंगा कि यार इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव ये था, एंड ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो आप हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, विद अ फोकस ऑन द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी एंड द फाइनेंस एज वेल एज इंश्योरिंग इक्विटेबल एनर्जी ट्रांजिशंस फॉर द डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। तो डेवलपिंग नेशंस के लिए इक्विटेबल फाइनेंस वगैरह, एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह, वो सारी चीजें। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रिजाइलेंट ग्रोथ। अब भी ये क्या करा जाए, एक्सेलरेटेड होनी चाहिए, मतलब जो ग्राफ का है, जो मतलब कर्व है उसका, आपकी ग्रोथ का, वो एक्सेलरेट करना चाहिए, है ना। इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए। इंक्लूसिविटी मतलब ऐसा नहीं किसी को नीचे ढकेलते हुए जा रहे हैं, सारे के सारे साथ में चलना चाहिए। एंड रिसाइलेंट ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब भले ही छोटी छोटी ग्रोथ हो लेकिन होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो किसी को हार्म करते हुए आप ग्रोथ कर रहे हो। So focus on the initiatives that could result in structural change such as assisting small and medium sized business in the international trade। हमें कुछ ऐसी तरीके से करना होगा जिससे हम गाइड कर पाए या फिर असिस्ट कर पाए जितने भी मीडियम साइज के बिजनेस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। एडवांसिंग लेबर राइट्स को हमें एडवांस करना होगा। एंड वेलफेयर, एड्रेसिंग द ग्लोबल स्किल्स गैप, ग्लोबली जो स्किल गैप देखने को मिलता है आज के टाइम पे, सारी चीजें स्किल्स पे ही है, तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है, उस पर हमें एड्रेस करना होगा। एंड ये हम कब कर सकते हैं, जब हम ग्लोबली एक साथ आते हैं, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्टिंग इंक्लूसिव एग्रीकल्चर वैल्यू चेन एंड द फूड सिस्टम। नो डाउट एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि G20 की हमारी मतलब बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था। हमने देखो हमारी थीम ही क्या थी, वन फैमिली वन फ्यूचर, है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस वजह से ये भी पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, एग्रीकल्चर वाला, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा था, थर्ड आपका हो जाता है एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन दी SDG। अब ये क्या है भैया, ये भी बता दो जरा। तो देखो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है। सो रिकमिटमेंट टू अचीविंग द गोल्स आउटलाइन इन द 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद एन एम्फसाइजिंग ऑन एड्रेसिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इफेक्ट। कोविड-19 के पेंडेमिक इफेक्ट को देखते हुए भी हम ये चाहते हैं कि 2030 के जो हमारे एजेंडा थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो भी हम फुलफिल कर पाए। और सिर्फ हम नहीं, हम कंट्री को भी, अदर कंट्रीज को भी ये बता पाए कि कैसे इसको फुलफिल किया जाता है, एंड अदर कंट्रीज के भी सपोर्ट में आ पाए हम, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है, अभी जो आपके न्यू लॉस वगैरह लाके लेके आए गए हैं। हालांकि बॉस देखो ये सारी चीजें अभी क्या है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में करा रहा हूँ, वो मैंने सारी चीजें आपके GD के फॉर्मेट में भी कवर कर रखी हैं, द ग्लोबल नेक्सस करके, तो उसको भी एक बार देख लिया करो, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया, encouragement of a human-centric views of the technology and increased knowledge exchange in the areas like the financial inclusion, digital public infrastructure and tech-enabled development in the industries like आपका एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इन सारी चीजों में भी हमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है। आगे क्या है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर द 21st सेंचुरी। मतलब देखते हैं बॉस, efforts to reform multilateralism and build a more accountable, inclusive and the representative global order capable of addressing the challenges of the 21st century। मतलब हमें भैया इस तरीके से अपनी ग्लोबल जितनी भी चीजें हैं उनको इस तरीके से मैनेज करना होगा, इकोनॉमी को इस तरीके से मतलब इकोनॉमी को इस तरीके की गवर्नमेंट है जो इकोनॉमी के खिलाफ अकाउंटेबल होनी चाहिए, इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, रिसाइलेंट ग्रोथ होनी चाहिए, कि जितने भी आगे आने वाले चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी के, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह चीजें, उन सबको हम अच्छे से एड्रेस कर पाए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वुमेन लेड डेवलपमेंट। कि भैया वुमेन लेड डेवलपमेंट मतलब जितनी भी वुमेन इश्यूज वगैरह हैं या फिर जो भी वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो हमेशा इंक्रीज होना चाहिए। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द अचीवमेंट ऑफ द SDGs, emphasizing should be placed on inclusive growth and development with a focus on the women's empowerment and the representative, ठीक है। सो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हुए रिप्रेजेंटेट करना होगा हमें G20 मतलब इंटरनेशनल फॉरम्स वगैरह में।
अब भैया इशू या फिर लिमिटेशंस कौन से हैं, तो मैंने बहुत इशू भी लिख रखे हैं, जैसे कि डिफिकल्टी इन रीचिंग कंसेंसस। देखो क्योंकि एक ये भी है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि जैसे डेमोक्रेसी के कुछ कुछ इशूज होते हैं, कई जगह बोला जाता है कि भैया डेमोक्रेसी इज नॉट सो गुड, है ना, हमें मोनार्क की तरफ या फिर मतलब और किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना चाहिए। डेमोक्रेसी का बोला जाता है कि भैया कभी कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है, डिसीजन बहुत सारे डिलेस देखने को मिलते हैं। एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक हो सकता है वो सिर्फ यही होता है कि भैया डिलेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यार डेमोक्रेसी में हम सभी, क्योंकि सभी के कंसेंसस आपको देखने होते हैं, एंड जब सभी के कंसेंसस को आप एड्रेस करना चाहते हो, ऐसा एक डिसीजन लेना चाहते हो जहां पे सभी सेक्टर ऑफ सोसाइटी, सभी सेक्टर ऑफ जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से, कास्ट से, हर जगह से, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हैं, वो सब सेटिस्फाइड हो, तब जाके आप एक डिसीजन ले पाते हो। तो उसमें आपको बहुत सारे डिलेस देखने को मिलते हैं, आपको हर एक बंदे की सुननी पड़ती है। ऐसे ही G20 के साथ है कुछ। G20 के साथ क्या है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, और उससे भी नीचे कंट्रीज जो कि बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं, या फिर ऐसी कंट्रीज जिनकी जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी कंट्रीज आती हैं। अब देखो बड़ी कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग से सोचती हैं, जैसे बोला जाता है ना कि जिस एरिया के साथ आप रहते हो या फिर जहां पे आप रहते हो, आपकी थिंकिंग भी ऐसी हो जाती है, बड़े लोग का सोचना अलग होता है, उनका माइंडसेट अलग होता है, उसके जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूँ, है ना, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि मैं मतलब डिस्पैरिटी वगैरह फैला रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आई एम रिलेटिंग कि आप देखो तो देखो उसी पॉइंट को आप रिलेट करो। जैसे अब आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं या फिर बहुत सारे आप मतलब लोगों को पढ़ा रहे हो, तो आपको इंश्योर करना होता है कि आप सबकी फुलफिल, मतलब जितने भी लोगों के आइडियाज आ रहे हैं या फिर जो भी लोग जिस भी वीडियो पे डिमांड कर रहे हैं, आप उनको सबको एड्रेस कर पाओ, है ना। लेकिन इसमें होता क्या है ना, बहुत सारे डिलेस देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम भी वीडियो बहुत लेट डाल पाते हैं, ठीक है, नो डाउट, इसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा बॉस, जेन्युइनली हम वीडियोस लेट डाल पाते हैं, ठीक है। इसी के तरह आप देखो तो G20 में सभी के कॉन्सिक्वेंसेस को एक साथ लेके आना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यार कभी भी आप कोई भी डिसीजन लो तो कहीं ना कहीं एक कंट्री को कुछ ना कुछ हार्म हो ही रहा होगा, है ना। सो देखो आगे क्या है, कंट्रीज विद अ वाइड रेंज ऑफ द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिस्टम्स कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इंपॉर्टेंट इश्यूज। इस वजह से कोई भी इंपॉर्टेंट इशू पे कोई भी एक कॉन्सिक्वेंस नहीं निकल पाते। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है, नो परमानेंट सेक्रेटरीट। अब ये कैसे हो जाएगा, मतलब कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है तो उससे कैसे चीजें हार्म हो सकती हैं। देखो आगे लिखा है, द G20 डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटरीट ड्यू टू विच द मॉनिटरिंग बिकम्स कम्बरसम एंड इनएफिशिएंट एज ए डिस्कशन एक्सपेंड्स। कैसे होता है, मतलब क्योंकि इसकी कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होती है, कोई भी ऐसी अथॉरिटी या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो जितनी भी एटलीस्ट बात हुई है उन पे कितना कोई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो क्योंकि ये सारी चीजें कोई भी एक आई रखने वाला नहीं है इन सारी चीजों पे, तो इस वजह से ये सारी चीजें डिलेस होती चली जाती हैं, एंड सिर्फ बातें होती रह जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, रियल में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल पाता, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉन बाइंडिंग डिसीजंस। नॉन बाइंडिंग डिसीजंस कैसे, ऐसे डिसीजन जो लोगों को बाइंड नहीं कर पाते, एक साथ लेके नहीं आ पाते। जैसे member countries are not legally bound to implement the decisions made at the G20 मीटिंग। वही मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई G20 मीटिंग में जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज या फिर जितने भी रिजल्ट्स निकल के आते हैं, अब क्योंकि कोई भी सेक्रेटरी नहीं है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो पीपल भी बाउंड नहीं होते। G20 के सारे मेंबर बाउंड नहीं है कि भैया हमें से तो फॉलो करना ही है। तो जैसे कई सारे लोग नहीं भी करते हैं, कई सारी कंट्रीज नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी या तो फिर ऐसा हो जाता है कि भैया उनकी इकोनॉमी इतनी छोटी है कि भैया वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, ये भी एक रीजन होता है। हमें बहुत सारे रीजन को मिला के कभी ना कभी कॉन्सिक्वेंसेज देखने होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के बेसिस पे द G20 कंट्रीज हैव एग्रीड टू सेट अ गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, बट देयर इज नो मैकेनिज्म टू एंश्योर कॉम्प्लियंस विद दीज गाइडलाइंस, ठीक है। तो G20 में कई सारी गाइडलाइंस वगैरह निकल के आती हैं, जैसे आप देखो क्लाइमेट रिलेटेड से निकल के आई थी, अभी इंटरनेशनल हंगर लाइन्स 2024 में ही बनाया रिसेंटली, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें रहेंगी वो हालांकि आपको 2025 में पता पड़ेगा, ठीक है। अब G2024 का ही अगर मैं बताऊं तो यूएसए ने मना कर दिया था कि भैया नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें भी अभी मतलब जो कार्बन इमिशन है वो हम भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें निकल के आती रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया मेजर आउटकम, हालांकि मैंने आपको बता दिया है कि G20 की 2024 की मीटिंग रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है जो वहां पे हुई थी, ठीक है। ब्राजील में कंप्लीट आपकी समिट होस्ट की गई थी, जहां पे आपके दो मेजर आउटकम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि इंडिया और चाइना की दोनों की दोस्ती हो गई थी, और IHA इंटरनेशनल हंगर लाइन्स आपको देखने को मिला था। हालांकि इसमें बहुत सारे इशूज हुए थे, जैसे कनाडा वाला इशू हुआ था कि आपका मतलब जस्टिन ट्रूडो वाली बात, हालांकि वो 2-3 मीटिंग से लगातार चली आ रही थी, भले ही वो हमारी इंडोनेशिया की मीटिंग हो 2022 की या 2023 की इंडिया की हो। इसी के साथ आपका जो बाइडन जी वो भूल गए थे, इंटरनेशनल हंगर लाइन्स में उनकी इमेज भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज निकल के आते रहे थे। अब ये G20 2025 में होने वाली है। अब देखो बॉस, हमारी एक सीरीज भी चलती है जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की, ये सारी आपको बेसिक्स ये बता देंगे, ये सारी वीडियोस है ना ऑर्गेनाइजेशंस की। बट अभी जो करंट डेवलपमेंट हो रही है तो मैं उस वीडियो में कवर कर देता हूँ। जैसे 2024 की जो मीटिंग हुई थी उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला था, हाईलाइट्स ऑफ द PM मोदी विजिट, जहां पे हमने G20 के बारे में एक एक वर्ड डिस्कस किया था।
इसमें हालांकि बहुत सारी चीजें इंक्लूड थी, जैसे कि उनकी डिफरेंट कंट्रीज की विजिट भी थी, तो आप चाहें तो सिर्फ इस वीडियो का लास्ट वाला पोर्शन देख सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल, ठीक है। तो आपको मतलब एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ G20 चल कैसे रही थी। आगे अब देखते हैं साउथ अफ्रीका की होने वाली है G20 की जो 2025 की समिट है, मैंने आपको बता दिया था वैसे अभी जस्ट थोड़ी 1-2 स्लाइड पहले ही, ठीक है। सो देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट निकल के आएंगे, जो इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी, इवन जो वर्ल्ड को फ्रेम करने वाली होंगी, जो भी प्रायोरिटीज वगैरह होंगी, तो मैं उन सबको आपको इंक्लूड कर दूंगा ऑन दैट वीडियो, ठीक है। सो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग एंड इनोवेटिव कंटेंट।